अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा ट्रेड का दूसरा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था इंकोटर्म्स। आज भी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है लेटर ऑफ क्रेडिट। इसको समझने के लिए एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं। एक इंपोर्टर या बायर है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है और वो एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहता है एक सेलर या एक्सपोर्टर से जो कि जर्मनी में मौजूद है। अब यहाँ एक इशू ये आता है कि एक्सपोर्टर बिना पैसों के एक्सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको डर है कि इंपोर्टर या तो पेमेंट नहीं करेगा या तो बहुत डिले के साथ पेमेंट करेगा, और इंपोर्टर बिना प्रोडक्ट को देखे पैसों को पे नहीं करेगा क्योंकि उसको क्वालिटी का खतरा है। ये इसलिए कि दोनों पार्टीज एक दूसरे पे भरोसा नहीं करती। अब ये इशू सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। बेसिकली ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे एक बैंक इशू करती है, जिसमें बैंक एक्सपोर्टर को गारंटी देता है कि अगर बायर ने पेमेंट नहीं की या डिले से पेमेंट की तो बैंक खुद एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा अगर एक्सपोर्टर ने कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स और कंडीशंस को कंप्लाई कर दिया तो ये यूज़ करने से एक्सपोर्टर का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, और आराम से एक्सपोर्टर और इंपोर्टर अपनी ट्रेड की ट्रांजैक्शन आराम से कर सकते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि एलसी होता क्या है और किस लिए यूज होता है। अब देखते हैं इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है और कौन कौन सी बैंक्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलें इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हम वही सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि हमारा इंपोर्टर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और हमारा जो एक्सपोर्टर है वो जर्मनी में मौजूद है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमारा बायर या इंपोर्टर जो है वो अपने बैंक से एलसी की रिक्वेस्ट करता है। इस बैंक को हम इशूइंग बैंक भी कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली आपकी एलसी को इशू करती है। इशूइंग बैंक सबसे पहले इंपोर्टर को इवेल्युएट करेगा और हो सकता है वो इंपोर्टर से किसी किस्म का कोलैटरल या डिपॉजिट मांगे एलसी इशू करने से पहले। इसके बाद इशूइंग बैंक एलसी इशू करेगा जिसमें सारे टर्म्स और कंडीशंस लिख देगा जो कि एक एक्सपोर्टर को पूरी करनी होगी। सही है। दूसरे स्टेप में इशूइंग बैंक जो एलसी है वो सेंड कर देगा एडवाइजिंग बैंक को जो कि एक्सपोर्टर का बैंक होगा एक्सपोर्टर की कंट्री में। तीसरे स्टेप में एडवाइजिंग बैंक जो है वो एलसी को चेक करेगा कि जेन्युइन है कि नहीं, और अगर इशूइंग बैंक की क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं हुई, जैसे कि अगर कोई छोटी बैंक हुई, तो वो शायद कह सकता है इशूइंग बैंक को कि वो एक बड़े बैंक से भी पेमेंट की गारंटी ले, और उस बड़े बैंक को हम कहेंगे कंफर्मिंग बैंक। चौथे स्टेप में क्या होगा कि इशूइंग बैंक एक कंफर्मिंग बैंक से गारंटी लेगा। ये एक नेसेसरी स्टेप नहीं है लेकिन एलसी में हो सकता है। पांचवें स्टेप में एडवाइजिंग बैंक जो है ये एलसी एक्सपोर्टर को भेजेगा। अब सेलर को यकीन हो जाएगा, जब उसे एलसी का ये डॉक्यूमेंट मिलेगा तो उसको यकीन हो जाएगा कि अब उसको पेमेंट मिल जाएगी अगर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करके अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देगा। छठे स्टेप में क्या होगा कि अब सेलर जो गुड्स हैं उनको शिप कर देगा। यहाँ उसको बिल ऑफ लीडिंग मिल जाएगी। बेसिकली बिल ऑफ लीडिंग एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कैरियर इशू करता है, जैसे कि एक शिपिंग कंपनी, जो इस बात का प्रूफ होता है कि आपने गुड्स शिप कर दिए हैं। गुड्स की सारी डिटेल्स, क्वांटिटी वगैरह सब कुछ जो भी डिटेल्स होती है वो इस डॉक्यूमेंट में मौजूद होगी। ठीक है। सातवें स्टेप में क्या होगा कि अब सेलर सारे डॉक्यूमेंट, जो भी ट्रेड से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो अब एक बैंक को फॉरवर्ड कर देगा जिसको हम नेगोशिएशन या नॉमिनेटेड बैंक भी कहेंगे। अब ये नेगोशिएशन बैंक एडवाइजिंग बैंक भी हो सकता है और एक सेपरेट बैंक भी हो सकता है। सही है। आठवें स्टेप में नेगोशिएशन बैंक क्या करेगा कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं इसको वो वेरीफाई करेगा। 90वें स्टेप में नेगोशिएशन बैंक इशूइंग बैंक को ये डॉक्यूमेंट्स भेज देगा और पेमेंट की डिमांड करेगा।
10वें स्टेप में क्या होगा, इशूइंग बैंक के पास अब ये डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, तो हो सकता है वो एक सेपरेट बैंक जिसे हम रीइंबर्सिंग बैंक भी कहेंगे, वो उसको पेमेंट की इंस्ट्रक्शन देगा। सही है। अब हो सकता है ये रीइंबर्समेंट बैंक जो है वो इशूइंग बैंक भी हो सकती है। ठीक है। 11वें स्टेप में क्या होगा, रीइंबर्समेंट बैंक जब इसको पेमेंट की इंस्ट्रक्शन मिल गई है तो अब वो नेगोशिएशन बैंक को पेमेंट कर देगा। 12वें स्टेप में क्या होगा, नेगोशिएशन बैंक अब जो है वो एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा और एक्सपोर्टर को उसकी पेमेंट पूरी मिल जाएगी। सही है। 13वें स्टेप में क्या होगा कि बायर जो है वो डॉक्यूमेंट्स को लेगा, इशूइंग बैंक से चेक करेगा और उसे पेमेंट कर देगा, इशूइंग बैंक को पेमेंट पे कर देगा। फाइनली स्टेप 14 में क्या होगा कि इशूइंग बैंक के पास जो पैसे आए हैं उससे वो रीइंबर्समेंट बैंक जो है उसको पेमेंट कर देगा। अब जैसे ही ये शिपमेंट इंपोर्टर की कंट्री में पहुंचेगी, इंपोर्टर उसे डॉक्यूमेंट्स दिखा के अपनी प्रोडक्ट ले लेगा, तो इस तरह से इंपोर्टर को भी अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये था हमारा एलसी का पूरा प्रोसेस। नॉर्मली इसमें कंट्री और कॉन्ट्रैक्ट वाइज थोड़ी बहुत चेंजेस होती रहती हैं, जैसा कि इन मोस्ट केसेस आपकी जो ये सारी बैंकों का काम है, ये जितनी 5 बैंक्स थी आपकी, कंफर्मिंग बैंक, इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, नेगोशिएशन बैंक और रीइंबर्समेंट बैंक, इन सब का काम ये 2 बैंक्स ही कर रही होती हैं, इशूइंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक। लेकिन मैंने यहाँ पे इन 5 बैंक्स को इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाए कि कौन सी बैंक क्या काम करती है। ठीक है। मैंने ये स्टेप सारे लिख दिए हैं, इन स्टेप्स को याद रखिएगा तो आपको पूरा एलसी का प्रोसेस याद रह जाएगा। इसमें मैंने एरोज 2 तरह से इंक्लूड किए हैं, एक ब्लू एरोज यूज़ किए हैं और एक ग्रीन एरोज यूज़ किए हैं। ब्लू एरोज जो है वो बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट्स की मूवमेंट बता रहे हैं और ग्रीन एरो जो है वो बेसिकली आपको पेमेंट की मूवमेंट बता रहा है। तो होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और जिन लोगों को ऑलरेडी पता था इस टॉपिक के बारे में उनके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।